नमस्कार दोस्तों, फोकस आईएएस द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 की न्यू एनसीईआरटी सीरीज समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे। पूर्व में हमने 3 अध्याय कवर किया जिसमें हमने ज्योग्राफी के बारे में यानी भूगोल के बारे में पढ़ा। आज अध्याय 4 को हम पढ़ेंगे जिसमें हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और आप मैप लेकर के बैठे जब भी आप इस तरीके के सेक्शन को करें, चाहे वो इतिहास हो या ज्योग्राफी हो, तो आप अपने साथ एक 2 रुपए 3 रुपए की जो मैप आती है, चाहे वो भारत का हो चाहे वो विश्व का हो, आप मैप को जरूर लेकर के बैठे, जिससे जगह को वेरीफाई करने में आसानी होगी और आपको याद हो जाएगा वो चीज धीरे धीरे। ठीक है। सबसे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपका प्रोत्साहन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है। और नई वीडियो बनाने में। तो शुरू करते हैं। आज है नवारंभ यानी नगर एवं राज्य। चैप्टर का नाम है नवारंभ, नगर एवं राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। राज्य की रक्षा के लिए राजधानी तथा सीमांत नगरों की दुर्गबंदी आवश्यक है। भूमि ऐसी होनी चाहिए जो न केवल जनसामान्य का पोषण कर सके, अपितु आपदाओं के समय आगंतुकों का भी निर्वाह कर सके। राज्य क्षेत्र रमणीय होना चाहिए, जिसमें कृषि योग्य क्षेत्र, खनिज युक्त प्रदेश, काष्ठ वन, गज वन तथा गोधन संपन्न चारागाह विद्यमान हो। जल के लिए केवल वर्षा पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए, अपितु राज्य में नदियां, जलाशय तथा अन्य स्रोत भी हों। सड़कें तथा जलमार्ग सुगम व सुव्यवस्थित होने चाहिए। राज्य में उत्पादक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जो विविध प्रकार की वस्तुओं से परिपूर्ण हो। किसने कहा है? कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। ठीक है। तो यह हमने देख लिया कि किस तरीके से किसी नगर एवं राज्य के बारे में क्या क्या आवश्यक चीजें होती हैं, बताया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चित्र 4.1 में मगध महाजनपद राजधानी राजगीर यानी आधुनिक जो राजगीर बिहार है, राजगीर क्षेत्र, ठीक है, वो दिखाया गया है एवं प्रमुख संरचना के अवशेष हैं। कब के? मगध महाजनपद के। ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि उस टाइम कैसे किसी चीजों का निर्माण किया जाता था। ये जो आज के सामान्य ईंट की जगह पत्थर के प्रयोग ऐसे टुकड़े किए जाते थे। ठीक है, आपने देख लिया। इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं जो हम इस अध्याय में कवर करने वाले हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है, भारत में द्वितीय नगरीकरण से क्या अभिप्राय है? ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है, मेंस का भी यह विषय है, तो आप अच्छे से इसको कवर करेंगे। दूसरा प्रश्न है, जनपदों और महाजनपदों का भारत के प्रारंभिक इतिहास में क्या महत्व है? ठीक है, क्योंकि प्री हो या मेंस हो, जनपद महाजनपद से प्रश्न पूछे जाते रहे। ठीक है। तो यह जो चैप्टर है यह बहुत खास होने वाला है, आप इसे लगातार देखते रहें। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, इन जनपदों और महाजनपदों ने किस प्रकार की शासन प्रणाली का विकास किया? इसके शासन और प्रणाली के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये भी अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भी जो है प्री में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो पीसीएस हो चाहे वो यूपीएससी हो। ठीक है। इस बार अभी हम इसमें एक यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2026 का ही क्वेश्चन है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। हम अपनी सीरीज में लगातार जो भी प्रश्न हैं उसको भी हम बताते रहते हैं कि कब कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। तो हमने ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिया जिसके बारे में हम इस अध्याय में कवर करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं बीसी क्या होता है। ठीक है, अभी आप यहाँ दिखेगा बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा, जिसे हम सामान्य संवत पूर्व कहते हैं। ठीक है, इसी को इंग्लिश में हम बीसीई बोलते हैं। ठीक है। याद करें कि द्वितीय सहस्राब्दी सामान्य संवत पूर्व यानी के आरंभिक काल में अर्थात 2000 सामान्य संवत पूर्व के कुछ शताब्दियों पश्चात, ठीक है, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता
कही जाने वाली सिंधु अथवा हड़प्पा या सिंध सरस्वती सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात यहाँ की जा रही है, तो उसे हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता का विघटन क्या होता है, विघटन हो गया। ठीक है, कब, इस समय। ठीक है, उनके उसके अनेक नगर परित्यक्त हो गए। कुछ स्थानों पर लोग जीवन यापन करते रहे, परंतु उन्हें ग्राम्य जीवन शैली की ओर लौटना पड़ा। ठीक है, तो हम ध्यान देने वाली बात है कि कुछ स्थानों पर लोग क्या है, जीवन यापन करते रहे, परंतु उन्हें ग्रामीण जीवन शैली की ओर लौटना पड़ा। ऐसा इस कारण हुआ क्योंकि हड़प्पा कालीन नगरों के समस्त घटक क्या हो गए, लुप्त हो गए। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ होगा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। भव्य निजी एवं सार्वजनिक भवन, भीड़ भाड़ वाले मार्ग एवं व्यस्त बाजार, विभिन्न शिल्पकारों के समूह यानी धातुकार जैसे कुम्हार हो गए, स्थापत्यकार हो गए, बुनकर हो गए जो साड़ी वगैरह कपड़े वगैरह बुनते हैं। ठीक है, चटाई वगैरह, ये हस्तशिल्पी जो मंदिर वगैरह आदि बनाते हैं या सामान बनाते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी का कोई सामान वगैरह बनाना हो, कोई डिजाइन वगैरह करना, उसे हस्तशिल्पी कहते हैं। ठीक है, तो लेखन प्रणाली उन्नत, स्वच्छता व्यवस्था एक व्यवस्थित शासन तंत्र तथा इसके पीछे विद्यमान एक बृहद शासकीय संरचना जिसमें शासक वर्ग नेतृत्व करता था। इस प्रकार प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व तक भारत से नगरीय जीवन लुप्त प्राय रहा। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली है। कब तक, प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व। ठीक है, यद्यपि उत्तर भारत के कुछ भागों में कहीं कहीं नगरीय सभ्यता के अवशेष जो है विद्यमान रहे। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। कहाँ की बात कर, उत्तर भारत के कुछ भागों में कहीं कहीं नगरीय सभ्यता के अवशेष जो है वे विद्यमान रहे। तो ये हमने देख लिया, या भारत का मैप है। ठीक है, गंगा के उपजाऊ मैदानी भाग में महाजनपदों के फलने फूलने तथा समृद्ध होने में अहम भूमिका निभाई। चित्र 4.2 में देख रहे हैं। ठीक है, ये गांधार क्षेत्र है, ये गंगा मैदानी क्षेत्र है, ये उस समय का महाजनपद काल का अंग क्षेत्र। ठीक है, ये गोदावरी नदी जिसे उस समय अस्मक कहा जाता था, अस्मक के नाम से जाना जाता था। ध्यान देते हैं कि गोदावरी का जो उद्गम है वो महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी के ब्रह्मगिरी पर्वत से है, याद करते चलिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब मैप लेकर बैठते हैं तो आप क्षेत्र को भी नोट करते चलिएगा आप कि गंगा मैदानी क्षेत्र कहाँ है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ पे है। ठीक है, किस राज्य से है, तो ये सब चीजें याद करते चलिए, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमने यहाँ ये समझ लिया। ठीक है, हड़प्पा के बारे में। आगे हम बढ़ते हैं। निसंदेह भारत के प्राचीन इतिहास के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संस्कृतियां विद्यमान थी। ठीक है, जिनका अध्ययन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम करेंगे उसके बारे में। ठीक है, इसके उपरांत प्रथम सहस्त्र शताब्दी सामान्य संवत पूर्व यानी BCE में विशेषतः गंगा के मैदानी भाग, सिंधु घाटी के कुछ क्षेत्र तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में नवीन तथा जीवंत नगरीकरण का चरण प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो कहाँ कहाँ हमने देखा, सिंधु का क्षेत्र है। ठीक है, ये सिंधु का क्षेत्र है और ये गंगा का क्षेत्र है, ये गोदावरी का क्षेत्र। तो यहाँ सब जो है नगरीकरण का जो है चरण प्रारंभ हुआ, तो ये हमने समझ लिया, जिसका क्रमशः संपूर्ण उपमहाद्वीप में विस्तार हुआ। इस नवीन नगरीकरण के साक्ष्य हमें दो प्रमुख स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, पहला पुरातात्विक खनन। ठीक है, जिनसे इस प्राचीन नगरों के अस्तित्व की पुष्टि होती है।
ठीक है, पुरातात्विक खनन से जो हमें प्राचीन नगरों के अस्तित्व की पुष्टि होती है। कई जगह उत्खनन भारत के कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में किया गया, जिससे इसकी पुष्टि हुई। ठीक है, दूसरा है प्राचीन साहित्य, यानी जैसे उत्तर वैदिक, बौद्ध तथा जैन साहित्य, जिनमें इन नवीन नगरों का विशेष उल्लेख प्राप्त है। तो हम इतिहास को, समय के इतिहास को कैसे जानते हैं? पहला है पुरातात्विक खनन के माध्यम से जानते हैं, दूसरा है प्राचीन साहित्य के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, जानने का प्रयास करते हैं। तो उस समय कैसा समाज रहा होगा, कैसी नगरीय व्यवस्था रही होगी, कैसे कैसी पद्धतियां रही होंगी, जैसे खान पान कैसा रहा होगा, कैसा घर बनाने की पद्धति रही होगी। ठीक है, तो उत्खनन में हम देखते हैं, जैसा कि हमने पहले चित्र में देखा कि उस समय कुछ इस तरीके से जो है निर्माण कार्य किए जाते थे, घर वगैरह बनाए जाते थे। ठीक है, आज के सामान में हम लोग चौकोर ईंट वगैरह का प्रयोग करते हैं, सीमेंट वगैरह का प्रयोग करते, उस टाइम कुछ इस तरीके से था। तो हमने देख लिया कि इन दो माध्यमों से हम उस समय के बारे में जानते, पुरातात्विक खनन और प्राचीन साहित्य से। आगे बढ़ते हैं। नगरीकरण के इन चरण को प्रायः भारत का द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है, जो आश्चर्यजनक रूप से आज तक अनवरत चलता आ रहा है। आइए देखिए नगरीकरण का यह चरण कैसे विकसित हुआ। ठीक है, नगरीकरण का के चरण कैसे विकसित हुए, अब हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा। भारत एवं महाजनपद। ठीक है, द्वितीय सहस्राब्दी सामान्य समोत्पूर्व यानी BCE के उत्तरार्ध यानी बाद के वर्ष में, ठीक है, उत्तर भारत की विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियां धीरे धीरे स्वयं को पुनर्संगठित करने लगी। लोग स्वयं को कुलों अथवा वंशों के रूप में संगठित करने लगे, जो संभवतः समान भाषा एवं सांस्कृतिक परंपराओं को साझा करते थे। प्रत्येक कुल या वंश एक नियत भूभाग से जुड़ गया, जिसे जनपद कहा गया। ठीक है, जो एक राजा या शासक द्वारा शासित होता था। संस्कृत में जनपद का अर्थ है जहां जन ने अपने पद यानी चरण रखे हो। ठीक है, तो हमने जनपद को समझ लिया कि जहां जन यानी लोगों ने अपने पद यानी चरण रखे हो। ठीक है, अर्थात जहां लोग निवास करने लगे। ठीक है, तो क्या हो गया, जनपद हो गया, उसे हम जनपद कहते हैं उस टाइम, उस समय पे। ठीक है, आज भी हम लोग जिले को क्या बोलते हैं, जनपद ही बोलते हैं। जैसे जैसे व्यापारिक मार्गों तथा वाणिज्यिक तंत्रों या व्यापारिक मार्गों तथा वाणिज्यिक तंत्रों का विस्तार हुआ और वे विभिन्न जनपद को आपस में जोड़ने लगे, वैसे वैसे ये जनपद भी विकसित होने लगे। 8वीं या 7वीं शताब्दी सामान्य समोत्पूर्व तक कुछ प्रारंभिक जनपद मिलकर विशाल राजकीय इकाइयों में परिवर्तित हो गए, जिन्हें महाजनपद कहा गया। ठीक है, पहले जो जनपद के लोग थे वो छोटे छोटे उसमें बटे हुए थे, फिर यही जनपद जो है मिलकर के एक महाजनपद का निर्माण हो गया। ठीक है, यानी परिवर्तित हो गए। प्राचीन ग्रंथों में इन महाजनपदों की अलग अलग सूचियां मिलती हैं, परंतु एक प्रमुख प्रचलित सूची के अनुसार 16 महाजनपदों के नाम प्राप्त होते हैं। उस समय के 16 महाजनपदों के नाम प्राप्त होते हैं। ये महाजनपद उत्तर पश्चिम से गांधार से लेकर पूर्व में अंग तक तथा मध्य भारत में अस्मक यानी गोदावरी नदी के निकट तक विस्तृत थे। ठीक है, संभवतः इसके अतिरिक्त अन्य महाजनपद एवं छोटे छोटे स्वतंत्र जनपद भी रहे होंगे। ठीक है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अनुमान है कि ऐसा और भी रहा होगा। ठीक है, छोटे छोटे। तो ये हम क्षेत्र देख लेते हैं, यहाँ से गांधार से लेकर के अंग तक जो है फैले थे और उत्तर से दक्षिण में गोदावरी तक फैले हुए थे। ठीक है, महाजनपद की बात कर रहा है यहाँ।
आगे अब अभी हम महाजनपद के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। आइए विचार करें, ध्यान दीजिए कि अधिकांश महाजनपद गंगा के मैदानी भाग में केंद्रित थे। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, ठीक है। गंगा के उर्वर मैदान जिसके कारण कृषि कार्यों का विकास संभव हुआ, समीपवर्ती पहाड़ियों में लौह की उपलब्धता जिसका आगे लौह शीर्षक में वर्णन है, ठीक है, और नवीन वाणिज्यिक पथों का विकास एवं विस्तार हुआ, ठीक है। तो ऐसा सोचिए कि उस समय जो है गंगा के क्षेत्र में ही ये सारी चीजें क्यों विकसित हुई, क्योंकि गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है वो उर्वरक है, ठीक है, इसलिए यहाँ कृषि कार्य विकसित हुए और इसी कारण से लोग यहाँ बसे होंगे, ठीक है। एक नवीन राज्य की इकाइयों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद थे मगध, कौशल, वत्स तथा अवंती। मानचित्र को देखें, क्या आप इनकी राजधानियों की पहचान कर सकते हैं, ठीक है, होमवर्क है, आप देखिएगा अभी। इनमें से कितने नगरों की पहचान वर्तमान भारतीय नगरों से की जा सकती है। दूसरा है, इस मानचित्र की तुलना कक्षा 6 के अध्याय भारत अर्थात इंडिया में महाभारत में उल्लिखित प्रदेशों के मानचित्र 4.5 से कीजिए और उन नामों को सूचीबद्ध कीजिए दो जो दोनों में समान है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। एक शब्द है पारिखा यानी खाई, क्या है समझ लेते हैं। किले, पारिखा किले या किलेबंद शहर के चारों ओर एक गहरा तथा चौड़ा गड्ढा जिनमें पानी भरा होता है, यानी ये जो किला बना है, ठीक है, इसके किनारे जो है चारों तरफ जो है ये गड्ढा जिसमें पानी भरा रहेगा, ठीक है, तो इसे हम पारिखा यानी खाई कहते हैं, बीच में किला बना है। मानचित्र 4.3 देख लेते हैं, क्या है, ये है 4.3, 16 महाजनपदों का मानचित्र है, ठीक है। इनकी सीमाएं जो है ध्यान दीजिएगा कि अनुमानित नहीं, कोई जरूरी नहीं कि हाँ उतना ही क्षेत्र हो, ठीक है, इनकी सीमाएं जो है केवल अनुमानित है कि ऐसा रहा होगा। मानचित्र 4.3 में महाजनपदों की राजधानियां को दर्शाया गया है। इनमें से अधिकांश नगर विशाल तथा सुदृढ़ प्राचीरों यानी किले से युक्त थे, जिनके बाहर सुरक्षा हेतु गहरी पारिखा यानी खाई बनाई जाती थी। प्रायः दुर्ग की प्राचीरों के प्रवेश द्वार जानबूझकर सकरे यानी पतले बनाए जाते थे, जिससे नगर में प्रवेश और निकास करने वाले जनों यानी लोगों एवं वस्तुओं का प्रहरियों द्वारा नियंत्रण किया जा सके। जो वहां सेना वगैरह जो भी प्रहरी लगे रहते हैं वो उस चीज का नियंत्रण करते थे, ठीक है। विचारणीय तथ्य यह है कि प्राचीन राजधानियां आज भी नगरों के रूप में विद्यमान है, ठीक है। आधुनिक नगर वस्तुतः 2500 वर्ष प्राचीन है, जो आधुनिक भारत की बात हम कर रहे हैं ये इतना वर्ष प्राचीन है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, प्राचीन लोकतांत्रिक परंपराओं के बारे में देखते हैं। प्रत्येक जनपद में एक सभा, उससे पहले हम मानचित्र को देख लेते हैं कि उस समय कौन कौन से क्षेत्र थे। जैसे जो है कुरु जिसकी राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ थी, वर्तमान दिल्ली की बात यहाँ है, ठीक है। पांचाल क्षेत्र जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी, वर्तमान मेरठ का क्षेत्र। सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी, वर्तमान मथुरा की बात है। मत्स्य जिसकी राजधानी विराट नगर थी, ये आप याद कर लीजिए क्योंकि प्रश्न जो है प्रारंभिक परीक्षा में इससे पूछे जाते हैं, ठीक है, इसकी राजधानियां वगैरह पूछी जाती हैं या नदियों के उस समय के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी यूपीएससी 2026 में भी एक ऐसा प्रश्न आया था जिसमें नदियों के नाम पूछे गए थे। और गांधार जिसकी राजधानी जो है जो उत्तर की राजधानी उसकी पुष्कलावती थी जो वर्तमान पाकिस्तान में है। दूसरा उसकी जो दक्षिण की राजधानी थी वो तक्षशिला थी जो वर्तमान का पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, ठीक है।
कंबोज की जो राजधानी थी वो हाटक थी। वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया उसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। और जो है कौशल जो क्षेत्र है ये भी उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल में था। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी अयोध्या थी, ठीक है। यहाँ अंग है जिसकी राजधानी चंपा थी। वृज या वज, यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी लुम्बिनी क्षेत्र। मगध जिसकी राजधानी राजगृह वर्तमान बिहार और वैशाली, ठीक है। काशी जिसकी राजधानी वाराणसी। वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी वर्तमान का प्रतापगढ़ अमेठी और कौशाम्बी जिला हो गया। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि 16 महान जनपद, उनकी राजधानियां क्या हैं, वर्तमान में कौन कौन से क्षेत्र हैं, ठीक है। कौन, जैसे दिल्ली का क्षेत्र कुरु, उस समय कुरु कहते थे, वर्तमान में इसे दिल्ली कहते थे। तो इस तरीके से हमने वर्तमान नाम भी उनके देख लिए। याद कर लीजिएगा आप लोग कौन कौन से क्षेत्र का वर्तमान नाम क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रारंभिक लोकतांत्रिक परंपराएं देखते हैं। प्रत्येक जनपद में एक सभा या परिषद होती थी, ठीक है। प्रत्येक जनपद में एक सभा या परिषद होती थी जिसे सभा या समिति कहा जाता था। इस परिषद में कुल संबंधित विषयों पर विचार विमर्श होता था। याद कीजिए कि भारत की सांस्कृतिक जड़ें नामक अध्याय में यह बताया गया, ठीक है। ये शब्द सभा एवं समिति सर्वप्रथम वेदों में मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? वेदों में मिलते हैं, ठीक है। सभा और समिति का जो जिक्र है वे वेदों से है, वेदों में है, जो भारत की प्राचीनतम ग्रंथ है। कौन? वेद जो है भारत के प्राचीनतम ग्रंथ है। संभावना है कि इन सभाओं के अधिकांश सदस्य कुल के वरिष्ठ जन होते थे, ठीक है, यानी बड़े लोग होते थे। राजा से यह अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वह स्वेच्छाचारी शासन करे, यानी स्वेच्छा से शासन करे। एक सदाचारी राजा वह माना जाता था जो मंत्रियों, प्रशासकों तथा सभा समिति से परामर्श लेकर निर्णय ले, ठीक है। वह उस समय का जो राजा होता था वो स्वेच्छा से कार्य नहीं करता था, वह लोगों के परामर्श द्वारा निर्णय लेता था। कुछ ग्रंथों के अनुसार यदि कोई राजा अयोग्य होता है तो सभा द्वारा उसे पदच्युत किया जा सकता था, यानी हटाया जा सकता था पद से। यद्यपि ऐसे उल्लेख महत्वपूर्ण है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई विधि सम्मत परंपरा थी, ठीक है। याद कीजिएगा कि इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई विधि सम्मत परंपरा थी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उस कालखंड के जो है पूर्ण साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा केवल अनुमान लगा सकते कि ऐसे हो भी सकता है कि कोई विधि सम्मत परंपरा रही होगी, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसके बारे में हमारे पास क्या है, साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपनी राजनीतिक प्रणालियों के अंतर्गत महाजनपदों ने जनपदों के मूल सिद्धांतों का विस्तार एवं परिष्कार किया, ठीक है। कुछ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, अर्थात राजा सर्वोच्च अधिकार युक्त होता था, जिसे मंत्रियों तथा वरिष्ठ जनों की सभा या समिति का समर्थन प्राप्त होता। किसे? राजा को, ठीक है। राजा का पद सामान्यतः वंशानुगत होता था। ध्यान दीजिए कि उस समय जो राजा का पद था वो वंशानुगत था, अर्थात वर्तमान राजा साधारणता पूर्ववर्ती राजा का पुत्र होता था, ठीक है। जो उस समय जो वर्तमान में होता था वो जो पूर्व के जो राजा थे पहले के, उनका वो अधिकतर पुत्र होता था, यानी वंशानुगत। जैसे पिता राजा रहे तो पुत्र भी राजा बनेगा, तो इस तरीके की वंशानुगत परंपरा थी, ठीक है। राजा के प्रमुख उत्तरदायित्व होते थे कर, यानी राजस्व का संग्रह करना, शासन व विधि व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। राजधानी में सुदृढ़ प्राचीर यानी दुर्ग और पारिखाएं बनवाना है, जैसे हमने अभी पारिखा को समझा कि खाई,
उसका अर्थ है खाई, ठीक है। बनवाना तथा अपने राज्य की रक्षा हेतु सैन्य बल का संचालन करना, जैसे वर्तमान में सेना है, भारतीय सेना जो भारत की रक्षा करती, तो उस समय भी सैन्य बल का संचालन जो था, रक्षा करता था राजा, ठीक है। परिस्थिति के अनुसार समीपवर्ती राज्यों से युद्ध करना, मगध जो वर्तमान बिहार में स्थित है, कौशल वर्तमान उत्तर प्रदेश का भाग है, तथा अवंती वर्तमान मध्य प्रदेश का भाग है। ये सब उस काल के शक्तिशाली महाजनपद थे। कौन? मगध, कौशल और अवंती, ठीक है। मगध बिहार का क्षेत्र, कौशल वर्तमान उत्तर प्रदेश यानी अयोध्या है, श्रावस्ती है, ठीक है, ये सारे क्षेत्र हो गए। और अवंती यानी उज्जैन वगैरह का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये सब जो है उस समय के जो है शक्तिशाली क्या थे? महाजनपद थे। मैप में हमने देख लिया कि मगध कहाँ पर अवस्थित है, कौशल कहाँ पर है, ठीक है। हालांकि दो जनपदों वज्र यानी ब्रिज एवं उसके समीपवर्ती राजमल वर्तमान कुशीनगर का क्षेत्र की शासन पद्धति क्या थी? भिन्न थी, ठीक है। कहाँ की? वज्र की और मल्ल की, ठीक है। यहाँ पर वज्र में जो है लुम्बिनी का क्षेत्र कह सकते हैं, ठीक है, नेपाल में का क्षेत्र कह सकते हैं, जहाँ पर महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे या उनका जन्म हुआ था, और मल्ल जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। इन महाजनपदों में सभा अथवा समिति को अधिक शक्तियां प्राप्त थी, ठीक है। इन दो महाजनपदों में सभा और समिति को क्या थी? अधिक शक्तियां प्राप्त थी, तथा यहाँ सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श एवं आवश्यकता अनुसार मतदान द्वारा निर्णय लिए जाते थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मतदान भी होते थे, ठीक है। आश्चर्य की बात यह है कि इन महाजनपदों में राजा का चयन भी सभा अथवा समिति द्वारा किया जाता था, ठीक है। हमने देखा कि मतदान होता था और सभा और समिति द्वारा राजा के चयन का निर्णय किया जाता था। इसका तात्पर्य यह है कि ये जनपद राजतंत्र नहीं बल्कि गढ़ अथवा संघ के रूप में कार्य करते थे। जहां चुनाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे कि भारत क्या है, भारत में जो प्रधानमंत्री जो है चुना जाता है तो चुनाव के द्वारा यानी मतदान के द्वारा, तो क्या हो गया? गणतंत्र हो गया। राजतंत्र क्या? जहां राजतंत्र हो, जैसे यूके। इनकी शासन प्रणाली को गणतांत्रिक प्रणाली कहा जा सकता है, ठीक है। किसकी शासन प्रणाली को? मल्ल और वज्र की, ठीक है। क्योंकि इनमें सभा के सदस्य की राजा का चयन करते थे तथा प्रमुख निर्णयों का निर्धारण करते थे। जैसे आज है मंत्रिमंडल, तो उसी तरीके सभा और समिति रही होगी जो निर्णय करती थी। वास्तव में विद्वानों ने इन महाजनपदों वज्र और मल्ल को प्राय प्रारंभिक गणराज्य कहा, क्योंकि वे विश्व की सर्वप्रथम गणतांत्रिक प्रणाली में से एक है। इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि प्रारंभिक गणराज्य प्रणाली कौन सी है, कहाँ पर है? तो वज्र और मल्ल भारत के क्षेत्र में देखी गई है, ठीक है, महाजनपद काल में। वर्तमान सरकार भी क्या है? गणतांत्रिक है। भारत जो है एक गणतांत्रिक देश है, ठीक है। ये चित्र 4.4 में देख लेते हैं। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी में एक भवन समूह के अवशेष, ठीक है, कौशाम्बी, ठीक है। वर्तमान प्रतापगढ़ कौशाम्बी अमेठी का क्षेत्र है। ये हमने देख लिया किस तरीके से महाजनपद काल में बनाए गए। कुछ अन्य नवीन प्रयोग के बारे में देखते हैं, क्या है? जनपदों तथा महाजनपदों का यह युग गंभीर परिवर्तन
का काल था, जो वर्तमान समय तक भारतीय सभ्यता को प्रभावित करता रहा। कक्षा 6 की भारत की सांस्कृतिक जड़ें नामक अध्याय में हमने देखा कि इस काल में उत्तर वैदिक, बौद्ध, जैन इत्यादि अनेक नवीन धाराओं का उदय हुआ तथा उनसे संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना हुई। ठीक है। इन विचारों को विद्वानों, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के द्वारा संपूर्ण भारत में यात्रा करते हुए अथवा तीर्थ यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया गया। ठीक है। इस समय भारतीय कला का भी नवीनीकरण हुआ, जो आगे चलकर साम्राज्य काल में पुष्पित पल्लवित हुआ। नगरीकरण तकनीक के बिना संभव नहीं है। हमने पूर्व में देखा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ताम्र, कांस्य की धातु कला में दक्ष थे। ठीक है। अब द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया में लौह धातु कर्म, ठीक है, की तकनीक का प्रयोग एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। भारत के अनेक क्षेत्रों में द्वितीय सहस्त्र शताब्दी सामान्य संवत यानी BCE के प्रारंभ में ही लौह निष्कर्षण एवं उसे आकार देने की विधियां विकसित हो चुकी थी, परंतु दैनिक जीवन में लोहे का उपयोग कुछ शताब्दियों बाद व्यापक हुआ। ठीक है। इस तरीके से हमने देख लिया कि इस काल में उत्तर वैदिक, बौद्ध, जैन इत्यादि अनेक नवीन विचारधाराओं का क्या हुआ, उदय हुआ। उनसे संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना हुई। ठीक है। इन विचारों को विद्वान, भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने क्या करा, यात्रा या तीर्थ यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया पूरे भारत में। ठीक है। भारतीय कला का भी नवीनीकरण हुआ, जो आगे चलकर साम्राज्य काल में पुष्पित और पल्लवित यानी और चरम पे पहुंचा। नगरीकरण तकनीक के बिना संभव नहीं है। जो तकनीक है उसके बिना नगरीकरण करना यानी संभव नहीं है। हमने पूर्व में देखा भी था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या तांबे और कांसे की धातुओं की कला में क्या थे, दक्ष थे। और द्वितीय नगरीकरण में क्या हो गया, लौह धातु कर्म की तकनीक का प्रयोग एक महत्वपूर्ण। अब क्या है, पहले जो था हड़प्पा सभ्यता में क्या था, ताम्र और कांसे, इसलिए उसे ताम्र युग भी कहा गया। अब क्या है, महाजनपद काल में हमने देखा कि लौह धातु का भी प्रयोग होने लगा है, जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। परंतु दैनिक जीवन में लोहे का उपयोग कुछ शताब्दियों के बाद व्यापक हुआ। द्वितीय सहस्त्र शताब्दी यानी BCE के अंत तक लोहे के उपकरण, ठीक है, कृषि में प्रयुक्त होने लगे, जिससे कृषि का क्या हुआ, विस्तार हुआ। यानी जब लोहा आया तो क्या बनने लगा, जैसे कुदाल बनने लगे, ठीक है, फाड़वा बनने लगे, तो उससे क्या हुआ, जो मिट्टी वगैरह की जुताई आसानी से की जा सकने लगी, तो क्या हो गया, कृषि का विस्तार हुआ। साथ ही लोहे के बने हथियार जैसे तलवार, भाले, तीर, ढाल इत्यादि कांस्य की तुलना में में अधिक हल्के, तीव्र और प्रभावशाली सिद्ध हुए। ठीक है। इस काल में युद्धों के भी कुछ प्रमाण मिलते हैं, ठीक है, जो संभवतः विभिन्न महाजनपदों के मध्य हुए होंगे, यद्यप उनकी बारंबारता या भीषणता स्पष्ट नहीं है कि कितनी बार हुए या कितने चरम स्तर पर, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ठीक है। लेकिन तलवार वगैरह जो बने, तीर, भाले, ये दर्शाते हैं कि ऐसा हुआ होगा। इन युद्धों और कभी कभी होने वाले गठबंधनों के कारण नए राज्य और साम्राज्य अस्तित्व में आए, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो हमने देख लिया कि हड़प्पा में जो है ताम्र और कांसे का प्रयोग है, और अब जो है इस काल में आकर के लोहे का जो प्रयोग हथियार उसे बनाए जा रही है, द्वितीय नगरीकरणीय प्रक्रिया है। भारत में प्रथम बार सिक्के का प्रयोग
एवं अन्य नवाचार था। व्यापार के विस्तार में मुद्रा यानी सिक्का की आवश्यकता को जन्म दिया। ठीक है, व्यापार करने के लिए मुद्रा यानी सिक्के की आवश्यकता को जन्म दिया। शीघ्र ही ये सिक्के भारत के विभिन्न भागों, ठीक है, विभिन्न भागों यहाँ तक कि विदेशों में भी विनिमय हेतु प्रयुक्त होने लगे। भारत के प्रारंभिक सिक्के चांदी के बने होते थे। याद करने वाली बात है, भारत के जो प्रारंभिक सिक्के थे वे कैसे बने थे? चांदी के बने होते थे, जो एक नम धातु है। ठीक है, इसमें प्रतीकों या चिन्हों को आहत कर अंकित किया जाता था, अतः इसे आहत सिक्के भी कहा जाता था। ठीक है, यानी ठप्पा लगाया जाता था कुछ इस तरीके से। कालांतर में तांबा सोना अन्य, यानी बाद में तांबा सोना अन्य धातुओं के भी सिक्के बनने लगे। सबसे पहले याद ध्यान दीजिएगा कि भारत के प्रारंभिक में किसके सिक्के बने थे? चांदी के। तो 2026 में भी, यानी इसी वर्ष, यूपीएससी ने एक सवाल इस पर पूछा था, सिक्का प्लस नगरीकरण को लेकर के। पहला कथन था कि पाली ग्रंथों में कापड़, निक्खा, कंस और काकड़िका जैसे सिक्के के संदर्भ में पूछा था। दूसरा था कि इसमें अधिकांश चांदी के आहत सिक्के हैं। तो दोनों कथन सही है। इस तरीके से आप ध्यान देते चलिए कि कहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसी तरीके से ऊपर से भी हमने एक बताया कि यहाँ पर भी जो है नदियों के नाम को, उस समय के नदी के नाम को भी यूपीएससी ने पूछा इसी वर्ष। तो इस तरीके देख ली कि कितना महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी को पढ़ना, बारीकी से समझना। ठीक है, पता लगाते हैं। प्रथम नगरीकरण एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ द्वितीय नगरीकरण दिया हुआ है। ठीक है, गंगा के मैदान का क्षेत्र जो है द्वितीय नगरीकरण, बौद्ध मठ जो है द्वितीय नगरीकरण में, साहित्य जो है द्वितीय नगरीकरण, क्योंकि हमें हमारे पास हड़प्पा काल के यानी प्रथम नगरीकरण के समय का कोई भी इस तरीके का साहित्यिक जो है साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, और जो लेख मतलब जो उस समय का जो लेख है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, दूसरा व्यापार की बात है तो उस समय भी व्यापार होता था, प्रथम नगरीकरण सभ्यता में भी। ठीक है, दूसरा युद्ध कला तो द्वितीय नगरीकरण। ताम्रकास, जैसे कि कहा कि हड़प्पा कालीन सभ्यता, उस समय ताम्र और कांस्य युगीन सभ्यता भी कही जाती है। उस समय तांबे और कांसे की धातुएं बनी हुई प्राप्त हुई। तो प्रथम नगरीकरण जो है तांबा और कांसा, द्वितीय नगरीकरण में क्या हो जाएगा? लौह भी आ जाएगा। तो लोहा जो है द्वितीय नगरीकरण में इसकी खोज हुई या प्रयोग हुआ। प्रथम नगरीकरण में तांबे और कांसे का प्रयोग बताया गया, द्वितीय नगरीकरण में। तो इस तरीके से हमने एक क्लियर कर लिया, समझ लिया कि प्रथम नगरीकरण में क्या क्या चीजें हुई और द्वितीय नगरीकरण में क्या क्या हुए। गंगा मैदान जो है द्वितीय नगरीकरण, क्योंकि जो है हड़प्पा सभ्यता का जो अंतिम छोर है वह जो है यहाँ कहीं पर हड़प्पा सभ्यता है, और महाराष्ट्र का क्षेत्र जो है जोरवे संस्कृति। ठीक है, इसके लिए जाना जाता है। मालवा यानी एमपी, एमपी का क्षेत्र, और कैथा संस्कृति जो है एमपी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कांस्य युगीन सभ्यता जो है हड़प्पा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ठीक है, और जो ताम्र है ये जो है जोरवे संस्कृति या आहार या बनास संस्कृति, ठीक है, इनसे जुड़ी हुई है। ठीक है, ताम्र जोरवे संस्कृति जो है महाराष्ट्र का क्षेत्र। ठीक है, गोदावरी और परवरा नदी घाटी में 1400 से 700 ईसा पूर्व। ठीक है, 700 ईसा पूर्व। और आहार या बनास संस्कृति
राजस्थान का क्षेत्र, ठीक है, बनास नदी घाटी, बनास नदी घाटी के क्षेत्र में इसके जो दो क्षेत्र थे जहां से ताम्र के हथियार प्राप्त हुए, आहार और गिलुंद, गिलुंद क्षेत्र, ठीक है। मालवा संस्कृति जो है मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी, ठीक है। और कायथा एमपी, चंबल नदी। तो इस तरीके से उस समय की जो पैरेलल चल रही थी संस्कृतियां, ये सब हैं। आगे हम और भी विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सभी महत्वपूर्ण है। तो हमने यहाँ प्रथम नगरीकरण और द्वितीय नगरीकरण देख लिया और समझ लिया। काशी युगीन सभ्यता से तो प्रश्न बनते हैं, तो इसे आप और अच्छे से कवर कीजिएगा, और महाजनपद काल भी। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, वर्ण जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। हमने पहले देखा कि कैसे सभ्यता के उदय के साथ साथ मानव समाज और अधिक जटिल होता गया, ठीक है। जैसे जैसे सभ्यता और आगे बढ़ती गई, मानव समाज जो है और अधिक जटिल हो गया। जब कभी ऐसा होता है, समाज स्वयं को विभिन्न समूहों में संगठित कर लेता है, जैसे वर्ग, व्यवसाय या अन्य किसी आधार पर, ठीक है। उदाहरण के लिए शासन, प्रशासन, धर्म, शिक्षा, व्यापार, नगर नियोजन, कृषि, शिल्प, कला आदि इत्यादि से संबंधित अनेक प्रकार के कार्य करने के लिए अलग अलग समूह हो सकते थे। चित्र 4.5 में सांची स्तूप का एक पैनल जिसमें लौह धातु कार्यशाला दिखाई गई है। इसमें श्रमिकों को जलावन की लकड़ी एवं जल लेकर आते, आग जलाते और लोहा पीटते हुए दिखाया गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए लोहा पीटते हुए दिखाया गया है। यहाँ आग वगैरह जलाते हुए, कुछ लकड़ियां लाते हुए, कुछ इस तरीके से दिखाया गया, ठीक है। ये आग जला रहा है। आगे देखते हैं, चित्र 4.6 में उत्तर भारत के विभिन्न प्राचीन नगरों से प्राप्त कुछ आहत सिक्के। ऊपर हमने पढ़ा जिसे पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है, ठीक है। इस बार इस पर भी सवाल था यूपीएससी का। तो ये सारे विषय जो है संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए या राज्य लोक सेवा आयोग के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप ध्यान से देखते हैं, हर एक साल के बाद हर दूसरे तीसरे साल में जरूर जो है सवाल बनते ही बनते हैं, सिक्कों को लेकर या महाजनपद को लेकर, ठीक है। पता लगाइए विभिन्न समूहों में क्यों विभाजित है, ठीक है। विकसित समाज अपने आप को विभिन्न समूहों में क्यों विभाजित करता है, प्रश्न है, ऐसा क्यों होता है, इसके संभावित कारणों पर विचार कीजिए, ठीक है। जो विकसित समाज है, आप प्रथम सहस्त्राब्दी बीसीई के एक विकसित समाज में ऐसे कौन कौन से व्यवसायों की कल्पना कर सकते हैं, कल्पना कीजिए आप, ठीक है। विचार करना भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब आप इस तरीके की जो थिंकिंग डेवलप कर लेते हैं तो आपके लिए मेंस का उत्तर लिखना और आसान हो जाता है। आप याद नहीं करते क्योंकि आप उस समय चीजें समझते होते हैं, ठीक है। और अब प्रश्न जो है कुछ इस तरीके से संघ लोक सेवा आयोग पूछ रहा है, तो ये जरूरी हो जाता है कि आप इन सब चीजों पर विचार कीजिए और समझिए उस चीज को, ठीक है। एक आदर्श समाज में ये सभी समूह एक दूसरे के पूरक होते हैं तथा समरसता के कार्य करते हैं, परंतु अधिकांशतः ये विभाजन असमानताओं को भी जन्म देते हैं। जैसे कुछ समूह दूसरों की तुलना में अधिक संपत्ति, शक्ति या प्रभाव प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो
समानता एक ऐसा आदर्श है जिसकी प्राय मानव ने कल्पना की है, परंतु शायद ही कोई समाज इसे पूरी तरह प्राप्त कर सका हो। ठीक है। समझ लिया हमने कि ये तमाम तरीके की जैसे जैसे चीजें बढ़ी वैसे वैसे जो है असमानताओं का भी जन्म हुआ। ठीक है। कुछ लोग ज्यादा अमीर हो गए, कुछ लोग गरीब हो गए। तो इस तरीके से समानता की बात की गई है, जो हम प्रस्तावना में अभी हम देखते हैं राज्य व्यवस्था में। ठीक है। भारतीय समाज दो प्रकारों की व्यवस्थाओं में संगठित था। पहला वर्ग था जाति। ठीक है। जाति एक ऐसा समुदाय या समूह था जिसके सदस्य किसी विशेष पेशे या जीविका से जुड़े होते थे, जैसे कृषि, धातुकर्म, वाणिज्यिक या किसी हस्तकला में दक्षता। यह कौशल पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता था, यानी जैसे पिता ने सीखा तो पुत्र ने भी सीखा, तो यह क्या हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें आगे बढ़ी उसी कला में। ठीक है। तो या क्या हो गई, उनकी जाति हो गई कि जैसे कोई सुनार है, सोना बनाने का काम या आभूषण बनाने का काम कर रहा है, तो उसकी जाति क्या होगी, सुनार हो गई। प्राय एक जाति के भीतर और भी उपजातियां होती थीं, जिनसे अपने रीति रिवाज जैसे विवाह के नियम, धार्मिक अनुष्ठान या भोजन की परंपराएं अलग होती थीं। दूसरी श्रेणी थी वर्ण। ठीक है। जो वैदिक ग्रंथों से उद्भूत एवं एक अवधारणा थी। दूसरी श्रेणी वर्ण जो वैदिक ग्रंथों से उद्भूत एक अवधारणा थी। वर्ण क्या है, चार प्रकार के माने गए। ब्राह्मण, जो ज्ञान को सुरक्षित रखने, उनका प्रचार प्रसार करने और यज्ञ आदि धार्मिक कृत्य करने में लगे थे। क्षत्रिय, जिनका कार्य समाज और देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध करना था। ठीक है। तीसरा वैश्य, जिनका कार्य समाज की समृद्धि बढ़ाना, जैसे व्यापार, व्यवसाय, कृषि और शूद्र, जो शिल्पकला, निर्माण, सेवा और अन्य कार्य में संलग्न। तो इस तरीके से क्या है, चार जो है प्रकार के वर्णों की बात की गई है। ठीक है। ये हमने समझ लिया, जाति और वर्ण के बारे में हमने समझ लिया। यहाँ आगे देखते हैं, एक शब्द है कास्ट। आपने अंग्रेजी शब्द कास्ट सुना होगा। यह शब्द पुर्तगाली भाषा, याद ध्यान दीजिएगा, पुर्तगाली भाषा के शब्द कास्टा से आया है। 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली भारत की यात्रा पर आए तो उन्होंने भारत की सामाजिक संरचना को समझने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। कुछ विद्वान कास्ट का प्रयोग वर्ण के संदर्भ में करते हैं, जबकि अधिकांश इसे जातियों के लिए उपयुक्त मानते हैं। कुछ दूसरे विद्वान कास्ट शब्द का प्रयोग संपूर्ण वर्ण जाति व्यवस्था को इंगित करने के लिए करते हैं। तो ये हमने समझ लिया कास्ट शब्द कहाँ से आया। ध्यान दीजिएगा, पीसीएस में इसमें एक शब्द पूछा जाता है कि कौन सा शब्द कहाँ से आया, तो कास्ट जो है पुर्तगाली भाषा कास्टा से आया है। ग्रंथों और अभिलेखों में मिले ऐतिहासिक प्रमाणों में यह ज्ञात होता है कि प्रारंभिक काल में व्यक्ति समुदाय अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवसाय को बदल लेते थे। उदाहरण के लिए लंबे समय तक पड़े अकाल या प्राकृतिक आपदा के कारण किसी कृषक समुदाय को अपने क्षेत्र से नगर की ओर पलायन करना पड़ता था और उन्हें अन्य व्यवसाय अपनाने पड़ते थे। कुछ ब्राह्मण व्यापार या यहाँ तक कि सैनिक कार्यों में भी प्रवृत्त हो जाते थे। ठीक है। यह जटिल प्रणाली भारतीय समाज की रचना में सहायक रही, जो समाज की गतिविधियों, विशेषता आर्थिक गतिविधियों को संगठित करने में उपयोगी रही और इसने समाज को कुछ हद तक स्थिरता प्रदान की। ठीक है। किंतु समय के साथ साथ यह प्रणाली जो है कठोर हो गई।
जिससे निम्न जाति या उन समुदायों के प्रति असमानता और भेदभाव बढ़ा जो वर्ण जाति व्यवस्था से बाहर माने गए। इस प्रक्रिया का अध्ययन आगे की कक्षा में हम करेंगे, ठीक है। जाति व्यवस्था क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है। वर्ण जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। पीढ़ियों से अनेक विद्वानों ने इसके असंख्य पहलुओं का जो है अध्ययन किया। यह आम सहमति है कि प्राचीन काल में यह व्यवस्था अपेक्षाकृत क्या है थी, भिन्न थी, विशेष रूप से अधिक लचीली थी। उस समय की जैसे कोई सुनार है तो वो कोई और भी कार्य कर सकता है, यानी कृषि कार्यों में संलग्न हो सकता है। जो कृषक है वह सुनार बन सकता है। तो इस तरीके की व्यवस्था उस समय थी, जो आज के वर्तमान के समय से लचीली थी, ठीक है। बाद में यह कठोर क्यों हो गई, क्योंकि जैसे सुनार वह केवल सोने का ही कार्य कर सकते, वो कृषि व्यवस्था कार्य में नहीं संलग्न हो सकते। तो इस वजह से यह जो है व्यवस्था और कठोर हो गई। लेकिन समय के साथ साथ विशेषता ब्रिटिश शासन काल में यह अत्यधिक कठोर हो गई, ठीक है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्ण जाति व्यवस्था भारतीय समाज में कार्यरत एक प्रमुख व्यवस्था रही, परंतु यह एकमात्र सामाजिक व्यवस्था नहीं रही है, ठीक है। अन्य अनेक व्यवस्थाएं भी अस्तित्व में थी, जिसका अध्ययन हम आगे के अध्याय में विशेषकर हमारी संस्कृति, धरोहर और ज्ञान परंपरा में करेंगे, ठीक है। एक थी उस समय अभी कुछ समय पहले तक थी मैला ढोने की प्रथा, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें प्रचलित थी, क्योंकि जो मैला ढोएगा वह निम्न जाति का होगा। तो यह सब जो है क्या है, एक कठोर व्यवस्था को दर्शाता है। समाज में असमानताएं अनेक रूपों में पाई जाती हैं। क्या आपने कभी ऐसी कोई घटना देखी है या अनुभव की है जब आपको या आपके किसी परिचित को दूसरों से भिन्न समझा गया हो, ठीक है। जैसे मैला ढोने की प्रथा है या मोची यानी जूता चप्पल बनाने का कार्य है। तो इस तरीके से हम वर्तमान में भी देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ उन लोगों को अभी भी भिन्न समझा जाता है। जैसे क्या है, वर्तमान में एक सरकार जो है नमस्ते करके जो कार्यक्रम चला रही है, वह उन लोगों को मुक्त करने जो सीवेज वगैरह साफ करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि समाज में समानता आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसे पहल को देखा है जिसके द्वारा समाज में असमानता को कम करने का प्रयास किया गया? तो वह नमस्ते पहल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत के अन्य भागों में विकास के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। प्रथम सहस्राब्दी सामान्य संवतपूर्व यानी बीसीई में व्यापार, तीर्थयात्रा तथा सैन्य अभियान आदि के उद्देश्य से महत्वपूर्ण संचार मार्ग क्या है, विकसित हुए। इनमें दो मार्ग उत्तरापथ और दक्षिणापथ विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे। ये उत्तरापथ उत्तर का क्षेत्र और दक्षिणापथ दक्षिण का क्षेत्र, ठीक है। यानी कौशाम्बी से लेकर के दक्षिण भारत और पश्चिम से लेकर के पूर्व। प्रथम मार्ग उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से गंगा के मैदानों और वहां से पूर्वोत्तर भारत को जोड़ता है ये क्षेत्र, ठीक है। दूसरा मार्ग कौशाम्बी यानी प्रयागराज के समीप, जो उस समय महाजनपद में से एक की राजधानी थी, ठीक है। वहां से प्रारंभ होकर विंध्य पर्वत श्रृंखला को पार करते हुए दक्षिण भारत की ओर जाता है, ठीक है। यहाँ मध्य प्रदेश में, ठीक है, विंध्य श्रृंखला को पार करके दक्षिण भारत में जाता है। जब हम भारत में साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे तब इन मार्गों पर और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तब हम और अच्छे से समझेंगे कि उत्तरापथ क्या है, दक्षिणापथ क्या है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अनेक समांतर मार्ग भी भारत के अन्य भागों को जोड़ते थे, विशेषकर पश्चिमी और पूर्वी समुद्री तटों के महत्वपूर्ण बंदरगाहों को, ठीक है, जो व्यापार के सक्रिय केंद्र थे। पूर्वी क्षेत्र में कई प्रमुख नगर उभरे, जैसे शिशुपालगढ़ पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है,
वर्तमान भुवनेश्वर, ओडिशा और कलिंग क्षेत्र ये, ठीक है, ये पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा का। भुवनेश्वर और कलिंग। शिशुपालगढ़ जो कलिंग क्षेत्र की राजधानी थी, ठीक है। यह नगर एक सुनियोजित वर्गाकार आधार रचना पर बना था, जिसमें सुदृढ़ दुर्ग और चौड़ी सड़कें थी। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण क्षेत्रों में नगर निर्माण की प्रक्रिया 400 बीसीई के आसपास हुई, ठीक है। नगर निर्माण की प्रक्रिया जो है 400 बीसी के आसपास हुई। कहां पर? भारतीय उपमहाद्वीप में। यद्यपि नवीनतम पुरातात्विक उत्खननों में यह संकेत मिलते हैं कि व्यापारिक गतिविधियां इस काल से पूर्व भी विद्यमान थी, ठीक है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में देख सकते हैं कि मनकों के जो चीजें पाई गई, यानी मोती, वो एक कहीं और भी उस तरीके के मन के पाए गए, इस तरीके से देखिए उस समय भी विद्यमान थी। इसी कालखंड में दक्षिण भारत में 3 प्रमुख राज्यों चोल, चेर, पांड्य का उदय हुआ, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अतिरिक्त प्राचीनतम तमिल साहित्य में इन राज्यों तथा उनके राजाओं का उल्लेख मिलता है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चोर, चेल और पांडे, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दक्षिण क्षेत्र बहुमूल्य तथा अर्ध बहुमूल्य रत्नों, स्वर्ण तथा सुगंधित मसालों जैसे संसाधनों में समृद्ध थे। जैसे हमने दक्षिण में क्या है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि में क्या होती है, मसालों की खेती देखी जा सकती है। तो क्या है, रत्नों, स्वर्ण तथा सुगंधित मसालों से समृद्ध थे, ठीक है। अतः उन्होंने न केवल संपूर्ण भारत बल्कि विदेशी राज्यों व साम्राज्यों के साथ भी लाभप्रद व्यापार किया, यानी यहाँ से व्यापार, ठीक है, एक देश से दूसरे देश व्यापार किया। 300 या 200 बीसीई के लगभग उत्तर पूर्वी प्रदेश समेत संपूर्ण उपमहाद्वीप एक परस्पर जुड़ा हुआ जीवंत भूभाग बन चुका था, ठीक है। वस्तुएं और संस्कृति एक दूसरे क्षेत्र तक गई तथा कई बार भारत के बाहर मध्य एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया तक भी पहुंची, ठीक है। कुछ इस तरीके से दक्षिण पूर्व एशिया यहाँ पर, मध्य एशिया यहाँ पर पहुंची। इसी समय महाजनपदों का अस्तित्व समाप्त हो गया और उनके स्थान पर ऐसे नवीन परिवर्तन आए जिन्होंने भारत को पुनः आकार देना प्रारंभ किया। इस तरीके से हमने समझ लिया है। अब हम एक बार इसे लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, ईसा पूर्व, जिसे हमने ऊपर भी समझा था, या बीसीई, यहाँ से लेकर के छोटे जनपद, जो छोटे राज्य या कबीले थे, उनको दर्शाया गया है। आगे बढ़कर बड़े यही जनपद जो है इकट्ठा होकर के क्या बनाएंगे, महाजनपद बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है जब बीसी खत्म होकर के क्या हुआ, फिर एक से शुरू होकर के जो वर्तमान का समय है, कॉमन एरा, यानी एक से लेकर के आगे तक हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ कहीं पर बुद्ध का जन्म हुआ लगभग 663 ईसा पूर्व और मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व, ठीक है। यहाँ कहीं पर जन्म और यहाँ कहीं पर मृत्यु। यह समय रेखा, ठीक है, तो हमने यह समझ लिया। चित्र 4.9 में इरोड के निकट कोडुमनाल, तमिलनाडु में शंख तथा रत्न उद्योग, शंख है, ठीक है, ये रत्न वगैरह दिखाए गए हैं। तो यह देख लिया हमने। आगे हम देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमने इस अध्याय में पढ़ा और जाना, ठीक है। दूसरी सहस्राब्दी बीसी के अंत में उत्तर
उत्तर और मध्य भारत, ठीक है, के कुछ भागों में जनपदों का उदय हुआ। ठीक है, ये छोटे राज्य थे जिनका शासक एक राजा होता था जो वरिष्ठ जनों की परिषद से परामर्श लेकर निर्णय करता था। इसके बारे में हमने पढ़ा। दूसरा है प्रथम सहस्त्र शताब्दी बीसीई में 16 महाजनपद प्रथम संगठित राज्य के रूप में स्थापित हुए। इसी कालखंड में भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ। ठीक है, जो गंगा क्षेत्र से दक्षिण भारत तक सभी दिशाओं में विस्तृत हो गया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमने समझा। लगभग 300 बीसी तक महाजनपदों का क्या है, अस्तित्व जो है समाप्त हो गया। तीसरा, इसी अवधि में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा संपूर्ण उपमहाद्वीप को जोड़ने वाले एक विशाल सड़क मार्ग बना। इन मार्गों के माध्यम से लोग वस्तुओं, विचारों एवं शिक्षाओं का आदान प्रदान हुआ करता था। तो इसके बारे में, इन सभी के बारे में हमने इस अध्याय में समझ लिया है। ठीक है, आगे हम प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रियाकलाप को देखते हैं। ये देखना भी अति महत्वपूर्ण है और इस पर आप जो है लेखन का प्रयास करते रहिए। ठीक है, अपने निरीक्षणों तथा निष्कर्षों की तुलना करें कि कौटिल्य ने एक राज्य के लिए क्या अनुशंसा की थी। ठीक है, यहाँ क्या यह आज की परिस्थिति से भिन्न है, आप इस पर भी विचार कीजिए। दूसरा प्रश्न, पाठ के अनुसार प्रारंभिक वैदिक समाज में शासकों का चयन कैसे किया जाता था, इस पर बताइए आप। तीसरा है, कल्पना कीजिए कि आप प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करने वाले एक इतिहासकार हैं, यानी आप इतिहासकार हैं। महाजनपदों के विषय में अधिक जानकारी हेतु आप कौन कौन से स्रोत यानी पुरातात्विक या साहित्यिक इत्यादि का उपयोग करेंगे। प्रत्येक स्रोत से आपको क्या क्या जानकारी प्राप्त हो सकती है उसका आप वर्णन करेंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न है, प्रथम सहस्त्र शताब्दी सामान्य समतपूर्व में नगरीकरण हेतु लौह धातु विज्ञान का विकास इतना महत्वपूर्ण क्यों था, इस पर विचार कीजिए। उत्तर देने हो तो आप पाठ में दिए गए तथ्यों के साथ साथ अपनी जानकारी या कल्पना का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये आप सॉल्व कीजिएगा, इन्हें सॉल्व करना अति महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे आपकी जो बेस है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और सोचने की क्षमता का क्या है, विकास होगा। तो इस तरीके से हमने चौथा अध्याय कंप्लीट कर लिया। अगले सेशन में हम 5वें अध्याय को कवर करेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल पे फोकस आईएएस पीसीएस पे आधार सीरीज भी चल रहा है, आप उसे भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। पीआईबी से जो खबरें आती हैं उसका भी सेशन चलाया जा रहा है, आप उसे भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है और भी मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है प्रश्न जो है कुछ इस तरीके से बन रहे हैं कि आपको न्यूज़ देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, डीप में समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, दोनों में जो प्रश्न की जो रूपरेखा है वो पहले से बदल रही है। ठीक है, पहले हम ज्यादातर याद करते थे चीजें, अब क्या है, समझने के साथ साथ, याद करने के साथ साथ समझने की भी चीज है। तो उसके लिए आप जो है पीआईबी सेक्शन देख सकते हैं। उत्तर लेखन शैली को भी मजबूत करने के लिए आधार सीरीज को आप देख सकते हैं कि कैसे आप उत्तर लेखन के कैसे करें। संपादकीय की भी सीरीज है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। इन सभी का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद।